प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में अपने बताया था कि आज का लेक्चर हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम व्यापारिक सेल यानी कॉमर्शियल सेल या बैटरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। इस टॉपिक में हम केवल उसी सेल का यूज़ करेंगे जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि व्यापारिक स्तर पर हम इन्हीं सेलों का यूज़ करते हैं। तो व्यापारिक सेल या बैटरी, अब पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, जैसा कि हम सेल के बारे में जानते ही हैं, ऐसी युक्ति जिसमें 2 इलेक्ट्रोड और एक विद्युत अपघट्य होता है सेल कहलाता है। लेकिन अगर बहुत से सेलों को, 2 या 2 से ज़्यादा सेलों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में समायोजित कर दिया जाए तो इस समायोजन को हम बैटरी कहते हैं। आशा है मुझे कि आपको ये समझ में आ गई हो। अब जो मुख्य चीज़ है इसकी, पहली चीज़ वो है कि जो सेल या बैटरी है उसकी मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो विशेषताएं ये होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो बैटरी आकार में कॉम्पैक्ट, छोटे साइज की और हल्की होनी चाहिए। दूसरी, इससे प्राप्त होने वाली वोल्टेज नियत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ट्रिप मारती रहे और कम ज़्यादा या फ्लक्चुएशन में वोल्टेज को निर्गत करती हो। वोल्टेज में ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। तो वोल्टेज नियत होनी चाहिए, अधिक परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। बैटरी की जीवन अवधि, उसका लाइफ स्पैन अर्थात टिकाऊ होनी चाहिए, उसका लाइफ स्पैन अधिक होना चाहिए। चौथी चीज, इसकी कीमत कम और आकार छोटा होना चाहिए। कीमत भी एक मुख्य बिंदु होता है। बैटरी अगर कम कीमत की होगी तो उसे आमजन आराम से खरीद सकता है, महंगी बैटरी को नहीं खरीद पाता। इसलिए उसकी कीमत ऐसी होनी चाहिए जो आमजन की पहुंच में हो, अर्थात कम कीमत और आकार छोटा। ऐसा भी नहीं कि उसे लाने ले जाने में क्रेन की ज़रूरत पड़ रही। कम या छोटे आकार वाले जो डिवाइस है वो होनी चाहिए। अब मुख्य टॉपिक है इसमें कि बैटरी कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, बैटरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं प्राथमिक बैटरी और दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी। प्राथमिक मतलब प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक बैटरी। तो प्राथमिक बैटरी किसे कहेंगे? वो बैटरी या वो गैल्वेनिक सेल, जैसा मैंने बताया है, बैटरी को हम यहाँ किस संदर्भ में यूज़ करेंगे? गैल्वेनिक सेल के यूज़ में। गैल्वेनिक सेल कौन सा होता है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऐसे गैल्वेनिक सेल या ऐसी बैटरी जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसके बाद ये बंद कर देती है काम करना, इसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। शॉर्ट में एक लाइन याद रखेंगे, ऐसी बैटरियां जिन्हें हम पुनः आवेशित या रिचार्ज नहीं कर सकते वो प्राथमिक बैटरी कहलाती हैं या प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इसका उदाहरण आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम इन सेलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो बेटा, इसका पहला जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी बैटरी है, उसका पहला उदाहरण हम ले रहे हैं शुष्क सेल या ड्राई सेल। किसे कहेंगे? ये एक लेक्लांशी सेल भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज लेक्लांशे ने की थी। ये वास्तव में लेक्लांशे सेल का एक कॉम्पैक्ट रूप है, उस पर आधारित बना हुआ सेल है। इसका उपयोग ट्रांजिस्टर में, खिलौनों में, कैलकुलेटर में, फ्लैश लाइट में, इन उपकरणों में किया जाता है। होता क्या है इसमें? इसमें अगर हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ें, आप यहाँ हेडिंग डाल भी सकते हो, इसका संरचना
सेल की अगर संरचना बताना चाह रहे हो या कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका, तो इसमें जिंक धातु का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसे ध्यान से समझेंगे। आपने सेल देख रखा होगा बैटरी का, वो गोल वाला जो मोटा सा होता है, या पेंसिल सेल होते हैं, वो भी यही है। तो जिंक धातु का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसके अंदर विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत प्रवाहित ना हो सके, ऐसे कागज का एक अस्तर लगा होता है। और एक पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छाल इस का जो जिंक है इसके पात्र के बिल्कुल बीच में खड़ी कर दी जाती है। और ये जो पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़ है, ये काम करेगी कैथोड का, ये कैथोड का कार्य करती है। इस कैथोड के चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा रहता है। कार्बन का पेस्ट भर देते हैं और उसके फिर बाहर एक पोरस पेपर या कागज, छिद्रित कागज लगाकर उसको सेपरेट कर देते हैं। शेष एनोड और कैथोड के बीच, एनोड और कैथोड के बीच अर्थात जो जिंक का पात्र है उसके और इस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के बीच हम एक और पेस्ट के रूप में मिश्रण भरते हैं जिसमें उपस्थित होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो एनोड और कैथोड के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट से भरा रहता है। ठीक है। और जिंक के पात्र के चारों ओर एक कार्डबोर्ड या मोटे गत्ते का आवरण चढ़ा दिया जाता है। जैसे ही सेल को हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के दौरान जो इसका पात्र है, जो हमने जिंक का लिया था, जिसे हमने एनोड बनाया था, वो उसका उपयोग होता रहता है, अर्थात वो कंज्यूम होगा और इस पर छिद्र बन जाते हैं। छिद्र क्यों बन जाते हैं? छिद्र इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर NH4Cl ले रखा है और वो भी अम्लीय है, एसिडिक मीडियम में। वो जिंक के पात्र को कोरोड कर देता है, इसको अपक्षय कर देता है, इसलिए उसमें छिद्र बन जाते हैं, कोरोजन कर देता है इसका। इन छिद्रों से जो बाकी रासायनिक पदार्थ है, मिश्रण या पेस्ट है, और धारा रिसकर बाहर आने लगती है, अर्थात सेल से जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होनी चाहिए थी वो ऊर्जा प्राप्त होना कम हो जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो अगर हमें इस रिसाव को बंद करना है तो हमने एक और नई युक्ति निकाली। उस युक्ति में हम क्या करते हैं? उस युक्ति में हम इस कार्डबोर्ड की जगह स्टील का एक, सेल के जिंक के एनोड के चारों तरफ स्टील की एक पतली चादर से इसको कवर कर देते हैं, जो अक्रिय होती है, क्रिया नहीं करती है। ऐसे सेल को लीक प्रूफ सेल कहते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का एसिडिक कॉम्प्लेक्स, जो एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है अमोनियम क्लोराइड अम्लीय माध्यम में, ये इससे क्रिया नहीं करता स्टील से, इसलिए इसमें छिद्र भी नहीं हो पाते हैं। तो इसे हम लीक प्रूफ सेल कहते हैं। अब इस सेल के ऊपरी सिरे को मोम और पिच की सहायता से सील आउट कर देते हैं, सील कर देते हैं। मेन चीज, सेल में क्रिया क्या हो रही है, इससे कैसे हमें एनर्जी मिलती है। तो एनोड पर जो जिंक है वो Zn+2 में परिवर्तित हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एनोड है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, पहचान सकते हैं हम। यहाँ Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और इधर जब ये Zn+2 बन गया तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो गई +2, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। कैथोड पर अपचयन होता है। कैथोड पे क्या होगा? ग्रेफाइट की छड़ पर जो MnO2 हमने मिश्रण लिया है वो Mn2O3 में बदल जाता है। अब MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, इसे आप निकाल सकते हो, पिछले लेक्चर में मैंने निकालनी बताई भी थी, और फर्स्ट ईयर में हम रेडॉक्स रिएक्शन में इसको
भली भांति पढ़कर आ रहे हैं। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है और Mn2O3 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। तो 4 से 3 होना अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अपचयन की अभिक्रिया है। दूसरी चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए भी ये अपचयन की अभिक्रिया है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जिंक का Zn+2 में, कैथोड पर अपचयन होता है MnO2 का Mn2O3 में। अब एक बार पहले सेल की संरचना देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये जो सबसे बाहर वाला है, सबसे बाहर वाली लाइन दिखाई दे रही, इससे तो हमने प्रदर्शित करा है कार्डबोर्ड को, जो हम जिंक के पात्र के ऊपर चढ़ाते हैं। ये तो वो कार्डबोर्ड है, गत्ते का कवर या मोटे कागज की कवरिंग, ये वाली। इसके अंदर ये जो है, ये लाइन, ये वाली चीज यहाँ से ऐसे इधर भी जा रही है, ये भी, इसको हम जिंक का पात्र है, ये इधर ये वाली, ये जिंक के पात्र को प्रदर्शित कर रही है। उसके बाद ये जो डार्क लाइन है, ये इस डार्क लाइन को हम पिच या मोम से जो सील किया था हमने सेल को, उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, पिच सील को। ठीक है, ये जो जिंक का कंटेनर है वो एनोड का काम कर रहा है। बीच में ये ग्रेफाइट की एक छड़ है, ये कैथोड का कार्य कर रही है। इसके ऊपर ये मेटल कैप, पीतल की एक टोपी लगी होती है, वो है। और ये पॉजिटिव पोल इसी से जुड़ी हुई है, और ये चूंकि कैथोड है तो ये भी कैथोड का कार्य करती है। और ये वाला सिरा है जिंक का, ये एनोड है, तो ये नेगेटिव पोल हो गया। अब इसके अंदर ये बाहरी कार्डबोर्ड, ये जिंक, और इसके बीच में यहाँ भरा होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ये मिश्रण, पेस्ट के रूप में हमने यहाँ इसको भर दिया। इसके अंदर ये है पोरस पेपर, पोरस मतलब छिद्रित कागज, ये लगा हुआ है। इसका काम केवल अमोनियम क्लोराइड और इसके ZnCl2 के मिश्रण को, जो कैथोड है हमारा ये ग्रेफाइट का, और इसके चारों तरफ हम कार्बन और MnO2, एक काले रंग का मिश्रण होता है, इसको भर देते हैं। तो इस मिश्रण के और इस पेस्ट के बीच में अलग या एक परत के रूप में ये फिल्टर पेपर या पोरस पेपर यूज किया जाता है। तो ये संरचना है हमारे ड्राई सेल की। हम इसकी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभिक्रिया में हमने सेल अभिक्रिया पढ़ ली, इलेक्ट्रोड पर होने वाली और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को पढ़ लिया था। अच्छा, अब इसमें जो अभिक्रिया के दौरान अमोनिया उत्पन्न हुई, कहाँ हुई अमोनिया उत्पन्न, पहले ये देख लीजिए। कैथोड पर MnO2, एनोड पर तो जिंक आयन में बदल गया। कैथोड पर MnO2 अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयन से क्रिया करके Mn2O3 और NH3 अमोनिया का निर्माण करता है। अब ये जो अमोनिया गैस है, इस अमोनिया गैस को वहां से हटाना जरूरी है। और कैसे हटाते हैं? ये अमोनिया गैस ZnCl2 के जिंक आयन, क्योंकि अभी आपने देखा है जो हमने अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट लिया था, उसमें से अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन तो यूज हो गया। फिर ZnCl2 का क्या काम है? तो इस ZnCl2 का Zn आयन NH3 से क्रिया करके एक जटिल आयन बना देता है, ZnNH3 ZnNH3 का होल 4 टेट्रामीन, यानी जिंक टेट्रामीन, इसका निर्माण कर देता है, जिससे जिंक आयनों की सांद्रता घट जाती है और सेल की वोल्टेज या सेल विभव बढ़ जाता है। इस सेल का विभव 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के मध्य होता है।
ये था हमारा शुष्क सेल। ठीक इसी से मिलता जुलता प्राथमिक सेल का जो दूसरा उदाहरण हमने लिखा था वो है मरकरी सेल। अब मरकरी सेल का भी अध्ययन कर लें। मरकरी सेल साइज में शुष्क सेल से बहुत छोटा होता है। अक्सर हम इसका उपयोग घड़ी, कैलकुलेटर ऐसे उपकरणों में करते हैं। बनता कैसे है ये, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है? इसमें भी जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का काम करेगा, ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का काम करेंगी, लेकिन इसके अंदर की सतह पर सरंध्र कागज का अस्तर लगा होता है। अंदर की सतह पर पोरस पेपर का अस्तर लगा होगा। और इसमें मेन चीज जो अपघट्य है, जैसे शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये अपघट्य थे, इसमें अपघट्य का काम करेगा KOH और HgO का मिश्रण, इसका पेस्ट भरा होता है, अर्थात क्षारीय माध्यम में मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसमें भरा होता है। अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? एनोड पर जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि एनोड पर तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक क्षारीय जो विद्युत अपघट्य में हमने क्षार लिया है KOH, उसके OH आयनों से संयुक्त होकर ZnO का निर्माण करता है। OH का O जिंक के साथ जुड़ जाता है और H2O बाहर। होता यह है जब दो OH आयन आते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। अब ये केवल OH बचा। इस OH में से एक O जिंक के साथ जुड़ गया, ZnO बन जाता है, और एक O 2H के साथ जुड़कर H2O का निर्माण करता है, और ये एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न हो जाती है। कैथोड पर जो अपघट्य में मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, वो जल अपघटित होता है और Hg और OH का निर्माण करता है, OH आयनों का। OH आयनों का निर्माण करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात अपचयन की क्रिया संपन्न होती है। इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हम सेल अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे प्राप्त करी? ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन से कट गए, ठीक है। Zn HgO, ये H2O इस H2O से, ये 2OH इस 2OH से कट गए, तो बस कितना बचा? Zn प्लस HgO इज इक्वल्स टू ZnO प्लस Hg। जिंक का ऑक्सीकरण, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन, ये क्रिया सेल अभिक्रिया कहलाती है मरकरी सेल की। अब इस सेल में अभिक्रिया के दौरान किसी आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमेशा इसका विभव 1.35 वोल्ट बना रहता है और कंटिन्यूसली प्राप्त होता रहता है जब तक इसका लाइफ स्पैन है। संरचना बहुत आसान। ये ग्रेफाइट का कैथोड है, ये जिंक का बर्तन है जो एनोड का काम करता है, और इसके अंदर अपघट्य के रूप में HgO और KOH का पेस्ट है। जिंक को इससे अलग रखने के लिए ये एक पोरस पेपर लगा दिया जाता है। ये इसकी संरचना है। तो ये तो थे हमारे प्राथमिक सेल। अब आते हैं द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी। जैसा मैंने पहले ही बताया, द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल हम किसे कहेंगे? वे सेल या वे बैटरी जिन्हें प्रयोग के पश्चात जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उन्हें बाह्य स्रोत से विद्युत धारा देकर पुनः आवेशित किया जा सके, अर्थात जो रिचार्ज किए जा सकें, वो द्वितीयक सेल हैं। जो ना किए जा सकें वो प्राथमिक सेल हैं। द्वितीयक सेल में हमारे पास दो प्रमुख उदाहरण हैं। एक तो लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचयक सेल, और दूसरा होता है निकेल कैडमियम सेल। ये दो उदाहरण हमें पढ़ने हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीसा संचयक सेल, तो बिना देर किए सीसा संचयक सेल देखते हैं। इसको आपने भली भांति देखा है, आपके घरों में जो इन्वर्टर पर बैटरी लगी हुई है वो लेड स्टोरेज बैटरी या सीसा संचयक सेल ही है। ट्रैक्टर में, ट्रक में, बस में, जीप में, गाड़ी में
इन सब में सेल्फ स्टार्ट करने के लिए जिस बैटरी का उपयोग होता है वो भी सीसा संचायक सेल ही है। इसमें 6 से 12 सेल, जितनी हमें वोल्टेज की बैटरी बनानी है उस हिसाब से 6 से 12 सिंगल यूनिट सेल्स को जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर हम बैटरी का निर्माण कर लेते हैं। एक सेल लगभग 2 वोल्ट का होता है, तो 6 सेल जोड़ देंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी तैयार होगी। 12 सेल जोड़ोगे 24 वोल्ट की बैटरी। अब इसमें जैसा हमें पता है कि हमें 2 चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रोड और अपघट्य। तो इसमें इलेक्ट्रोड का काम कौन करता है और अपघट्य का कौन? देखिए बच्चों, हर एक सेल में एक लेड, स्पंजी लेड की प्लेट एनोड का काम करती है और लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई लेड की प्लेट कैथोड का काम करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड लेड के होते हैं। फर्क ये है कि जो एनोड है वो तो होता है स्पंजी लेड का बना हुआ, स्पंजी लेड की प्लेटें होती हैं, और जो कैथोड होता है वो ऐसा लेड होता है जिस पर लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अब इन प्लेटों को या इन इलेक्ट्रोडों को एकांतर क्रम में फाइबर ग्लास शीट की सहायता से पृथक करके संयोजित किया जाता है। ये तो हुआ इलेक्ट्रोड की बात। एक एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड किसका? स्पंजी लेड की प्लेट का। कैथोड किसका? PbO2 की परत चढ़ी हुई लेड की प्लेट का। ठीक है। अब जो मुख्य चीज हमारे आगे आ रही है वो है कि इसमें अपघट्य का काम कौन करेगा। तो अपघट्य के लिए हम इसमें 38% सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका घनत्व 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, उसका उपयोग करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया अपघट्य। अब इस पर सेल अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो एनोड पर उसका ऑक्सीकरण होना है। PbSO4 के साथ PbSO4 का निर्माण करता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। हमारे अपघट्य में H2SO4 है, वो H+ और SO4 में वियोजित हो जाता है। Pb जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। एनोड पे यही होता है। इस Pb+2 के पास SO4- आता है और PbSO4 का निर्माण हो जाता है। ये एनोड पर डिपॉजिट हो जाता है। कैथोड पर PbO2 SO4 और H आयन से क्रिया करके PbSO4 का ही निर्माण करेगा और जल बनाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, इसलिए ये क्रिया अपचयन की होती है। इसमें देखिए अपचयन क्यों है। PbO2 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, जबकि PbSO4 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो ये अपचयन की अभिक्रिया। यहाँ Pb की 0 थी, PbSO4 में +2 थी, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर हम सेल अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। दोनों जोड़ दी, ये इलेक्ट्रॉन कट गए, दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा? Pb प्लस PbO2 प्लस एक और एक 2 SO4 हैं और 4 H आयन हैं, तो ये मिलकर बना देंगे 2H2SO4। 2H2SO4 ले लिया। इधर क्या बचा? PbSO4 एक और एक 2, 2 PbSO4 और 2H2, ये शेष बचा। तो ये सेल अभिक्रिया हो गई। अब आप देख रहे हैं समीकरण में कि इसमें जो सेल का जब हम उपयोग करते जाएंगे तो H2SO4 तनु होता जाएगा। क्यों होता जाएगा तनु? उसका कारण यह है कि PbSO4 में से सल्फेट आयन दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ जाके उन पर डिपॉजिट हो रहे हैं और H2O अपघट्य में मिल रहा है ये, इसलिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल लगातार तनु होता जाता है और तनु होने से
इसकी सांद्रता भी कम हो जाएगी, अर्थात इसका घनत्व कम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। और जब ये घनत्व 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, उस स्थिति में ये सेल डिस्चार्ज हो जाता है। उस स्थिति में सेल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं भेज पाएगा। इस अवस्था में इसके दोनों इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट जमा हो जाता है। अब इसे हमें पुनः आवेशित करना होता है। ये अभी तक हमने निरावेशन की क्रियाविधि पढ़ी। सीसा संचयक सेल के का निरावेशन हो रहा था यूज करने में। अब हम आवेशन कैसे करेंगे? रिचार्ज या पुनः आवेशित करने को हम कहते हैं आवेशन। तो पुनः आवेशित करने में इस सेल को किसी दूसरे विद्युत अपघटनी सेल से, बल्कि ये कहें कि हम जब पुनः आवेशित करते हैं तो हमारा ये वाला सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करता है, अर्थात इसको हमें बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत पड़ती है। कैसी ऊर्जा? कैसा करंट? डीसी। ये ध्यान रखेंगे, अपघटन हम डीसी करंट से कराते हैं। तो बाहरी स्रोत से हम डीसी धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, या तो किसी बैटरी से जोड़ दें या एसी को डीसी में बदल के हम डायरेक्ट एसी से भी कर सकते हैं। तो जिससे जब हम आवेशित करेंगे उससे क्या होगा? एनोड पर जो PbSO4 था, एनोड पर जो PbSO4 था वो PbO2 में, और कैथोड पर जो PbSO4 था वो Pb में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। PbSO4 प्लस 2H2O, PbO2 SO4, ये और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए और ये Pb और SO4 में बदल गया। सेल अभिक्रिया में अगर जोड़ें तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट ऑफ हो गए और कुछ नहीं बचता है, बाकी सब जोड़ दो। PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल्स टू Pb प्लस PbSO2 प्लस 2 तो SO4 हैं और 4H, फिर वही 2H2SO4। ये हमारी सेल अभिक्रिया आ गई किसकी? रिचार्ज की या आवेशन की। ऊपर वाली अभिक्रिया किसकी थी? वो थी निरावेशन की। तो इस प्रकार हम पुनः आवेशन से इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ को उसके मूल रूप में परिवर्तित करके सेल का बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जब हम इसका आवेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ थे वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं, अर्थात H आयन और SO4 आयन ये बनने लगते हैं, जिसके कारण H2SO4 का घनत्व फिर से 1.2 से बढ़ के 1.3 हो जाता है और सेल से हमें पुनः धारा प्राप्त होने लगती है, सेल पुनः ऊर्जा देने लगता है। इस सेल को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो ये इसका प्रदर्शन है। देखिए मैंने बताया था ABC, एनोड, ब्रिज, कैथोड। तो एनोड पे क्या होता है? लेड का एनोड होता है। कौन से? स्पंजी लेड का। और उस पर क्या जम जाता है? PbSO4 के रूप में। अपघट्टी के रूप में H2SO4 लेते हैं। कैथोड हम लेते हैं लेड ऑक्साइड से प्लेटिनीकृत या लेड ऑक्साइड की सतह का जिस पे लेपन हो, ऐसा लेड की धातु। ये हमने प्रदर्शन कर दिया। अब इसका हम चित्र से प्रदर्शन इस प्रकार, इसका हम चित्र इस तरह बना सकते हैं। ये जो हमने आयताकार बॉक्स से लटका रखे हैं ये लेड की प्लेट है। देखिए ये वाली स्पंज लेड की प्लेट है, ये वाली, अच्छा मैं इसको प्लेट PbO2 से जो वर्णित है ये जिस पे PbO2 का आवरण है उनको मैं इससे प्रदर्शित कर देता हूँ, ऐसे लाइनिंग से।
ये प्रदर्शित हो रही हैं PbO2 का लेपन जिन पर हो रहा, वो वाली छड़ है। और जैसा कि मैंने बताया था, दोनों को एकांतर क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ये तो ये वाली तो हैं कौन सी, जिन पर PbO2 का लेयर चढ़ी हुई है, और इन्हें हम कहेंगे कैथोड। तो ये तो बना कैथोड, और ये वाला है एनोड। इसमें विलयन भर दिया हमने H2SO4 का। बस ये लेड स्टोरेज सेल की जो चित्र है, सीसा संचायक सेल का डायग्राम है। अब इसकी विशेषता, तो भैया सबसे अच्छी विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि इसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। डिस्चार्ज हो जाए, फिर से चार्ज करो, फिर उपयोग करो, फिर चार्ज करो, फिर उपयोग करो। सैकड़ों बार इसको हम चार्ज करके उपयोग कर लेते हैं। इस सेल की दक्षता बहुत अधिक होती है, 80% तक ये दक्षता दर्शाता है, वर्किंग कैपेसिटी। इस सेल की आयु 2 से 5 वर्ष होती है। एक बार बैटरी खरीदने में अच्छी रख रखाव से चलाएंगे तो 5 साल तक वो चल जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें ऐसी क्या हो जाता है कि बैटरी खराब हो जाती है हमारी। तो ये इसका दोष है। जब हम इसे पुनः आवेशित करते हैं तो लेड सल्फेट जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया था वो अपघटित हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होता। कुछ लेड सल्फेट के क्रिस्टल इलेक्ट्रोडों पर जमा हो जाते हैं, एनोड पर स्पॉन्जी लेड के ऊपर और कैथोड पर PbO2 युक्त लेड प्लेट के ऊपर जमा हो जाते हैं। और ये आवेशित करने पर एनोड पर लेड सल्फेट एनोड Pb में नहीं बदलता और कैथोड पर ये PbO2 में नहीं बदल पाता। इनको ये सेल जमा करता रहता है, जिससे जैसे जैसे समय बीतता है उसकी क्षमता घटती रहती है और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी क्षमता शून्य हो जाती है, अर्थात सेल कार्य करना बंद कर देता है। उस समय हम कहते हैं कि हमारी बैटरी बेकार हो गई। तो ये इसका एक दोष है। इस तरह आज हमने अपना लेड संचायक सेल, सीसा संचायक सेल भी पूरा कर लिया। एक और इसमें उदाहरण मैंने बताया था निकेल कैडमियम संचायक सेल का, इसे हम निकेड सेल भी कहते हैं। इसको भी जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल सीसा संचायक सेल की तरह है, इसको भी रिचार्ज किया जा सकता है, इसलिए द्वितीयक सेल का उदाहरण है। फर्क ये है कि इसमें जो एनोड हमने सीसा संचायक में लिया था स्पॉन्जी लेड का, इसमें हम लेते हैं कैडमियम का, और सीसा संचायक में हमने कैथोड लिया था PbO2 के आवरण युक्त लेड का, इसमें लेते हैं निकेल ऑक्साइड का NiO2 का कैथोड। अपघट्य के रूप में सीसा संचायक सेल में H2SO4 लिया था, अर्थात अम्ल लिया था, लेकिन निकेल कैडमियम सेल में KOH का प्रयोग करते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं। इस पर जो सेल अभिक्रियाएं होंगी, इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं, वो ये हैं। देखिए एनोड पर जो जिंक है वो अपघट्य के OH से ZnOH का होल ट्वाइस बना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर निकेल ऑक्साइड जल अपघटित होकर निकेल हाइड्रोक्साइड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात अपचयन होता है। दोनों अभिक्रियाओं को अगर जोड़ दें तो हमें सेल अभिक्रिया मिल जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाता है, Cd प्लस NiO2 और OH से OH कट हो गया, प्लस 2H2O इज इक्वल्स टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ये सेल अभिक्रिया हमें प्राप्त हो जाती है। विशेषता इसकी ये होती है कि इस सेल में यूज करने पर सॉलिड प्राप्त होता है, सब कुछ ठोस बच जाता है, निकेल हाइड्रोक्साइड भी, कैडमियम हाइड्रोक्साइड भी, और इलेक्ट्रोड तो ठोस हैं।
केवल अपघट्य में जल रह जाता है, जल का ही हम उपभोग करते हैं। तो निरावेशन पर ठोस पदार्थ बनते हैं जो इलेक्ट्रोड पर चिपक जाते हैं। आवेशन के समय विपरीत अभिक्रिया होने से फिर से ये पूर्व स्थिति में आ जाता है और इससे ऊर्जा हमें प्राप्त होने लगती है। इस सेल का उपयोग हम मुख्यतया कौन सी डिवाइस में करते हैं? अपने फ़ोन में, पेजर में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, कैलकुलेटर आदि, इनमें निकेल कैडमियम संचयक सेल का ही उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक तो इनकी कार्य अवधि सीसा संचयक सेल से ज़्यादा है और दूसरी चीज़ इसमें सेल विभव जो होता है 1.4 वोल्ट, वो निरंतर समान रूप से प्राप्त होता रहता है। तो आज हमने प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल कंप्लीट कर लिए। अब केवल एक टॉपिक हमारा छोटा सा बच जाता है, ईंधन सेल और कोरोजन। कोरोजन मतलब अपक्षय, जंग लगना। इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।